आज का विषय है शैक्षिक प्रबंधन। जैसा कि हम जानते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन प्रबंधन का ही एक भाग है। इसके अंतर्गत हम शिक्षा का प्रबंधन करते हैं। इसी क्रम में प्रोफेसर एलन ने कहा था कि शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो एक प्रबंधक को करना पड़ता है। अब बात यह आती है कि ऐसा वो कौन सा कार्य है जो एक प्रबंधक को करना पड़ता है। शिक्षा संस्थान हमारे हमेशा से जो प्रबंधकीय संस्थान हैं उनसे अलग है। शिक्षा के द्वारा हम मनुष्य का निर्माण करते हैं, मानव संसाधन को बढ़ाते हैं एवं देश के विकास में शिक्षा एक बहुत ही व्यापक एवं बुनियादी रूप से कार्य करती है। हम आज शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत इस बात पर चर्चा करेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य क्या है एवं शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत वह कौन कौन से बिंदु आते हैं जो एक शैक्षिक प्रबंधक के लिए अनिवार्य हैं। हम मुख्य रूप से कुछ परिभाषाओं पर ध्यान देते हैं, जिसमें यह है कि W.F. टेलर ने कहा था, शैक्षिक प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और इसके पश्चात यह देखना कि आप इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययिता तरीके से करते हैं। इनका मूल कोटेशन है, एजुकेशनल मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नॉलेज व्हाई यू वांट टू एंड देन seeing that they do it in the बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। इनकी परिभाषा को हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि टेलर महोदय का कहने का तात्पर्य यह है कि प्रबंधन वह आर्ट है, वह कला है जिसके माध्यम से हम प्रबंधन कार्य कम से कम संसाधनों में करते हैं एवं मैक्सिमम हम आउटपुट लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आउटपुट होता है वह मुख्यतः 3 चरणों के द्वारा होता है। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट। तो इनका कहने का तात्पर्य यही था कि हम कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करें। इसी क्रम में हम हेनरी फयाल द्वारा दी गई परिभाषा पे चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा था, शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। मूल कोटेशन इंग्लिश में इस प्रकार है, द एजुकेशनल मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज, कमांड टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। फयाल महोदय की परिभाषा को हम कुछ सीमित शब्दों में स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि फयाल महोदय अपने परिभाषा द्वारा यह कहना चाह रहे हैं कि शैक्षिक प्रबंधन एक पूरा डायग्राम है जिसके अंतर्गत हम प्लान करते हैं, प्लान का एक्टिवेशन क्रियान्वयन करते हैं एवं उस क्रियान्वयन के पश्चात हम मैक्सिमम उत्पादन करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल और कमांड करना सबसे महत्वपूर्ण है। शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत कुछ विशेष बिंदु आते हैं जिसके अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा उनके विकास एवं उत्थान पे कार्य किया जाता है, अर्थात प्रबंधन का कार्य किया जाता है, जो निम्न प्रकार का है। पहला कक्षा कक्ष प्रबंधन, दूसरा शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, तीसरा लर्निंग कॉर्नर पुस्तकालय प्रबंधन, चौथा पाठ्य पुस्तकें,
5वां कार्य पुस्तिकाएं, 6ठा शिक्षक संदर्शिकाएं एवं 7वां शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन। हम आज इन्हीं सब बिंदुओं पे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो हम बात करते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन की। कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत यह बात आता है कि कक्षा का वो क्या उद्देश्य है जो हम एक कक्षा में करते हैं। अर्थात कक्षा कक्ष से तात्पर्य वह कक्षा है जहां पे शिक्षण कार्य किया जाता है। अर्थात एक अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। हम उस प्रक्रिया को एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं मान सकते या यह नहीं कह सकते कि यह एक फैक्ट्री वर्कर की तरह है कि एक लोग आए, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, लोगों ने कार्य किया और कार्य पूर्ण हुआ और उसका कुछ हमको प्रोडक्शन या उत्पादन मिल गया। यह एक पूरी तरह से मानवीय प्रक्रिया है, न कि मशीनरी प्रक्रिया है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि कक्षा कक्ष वास्तव में क्या है और इसके क्या कार्य हैं। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन का उद्देश्य को हम निम्न रूप से बता सकते हैं। जैसे कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मानवीय संसाधन का तात्पर्य यहाँ पे है शिक्षक एवं शिक्षार्थी। एवं दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि कक्षा को सुविधापूर्ण बनाना। अर्थात ऐसा न हो कि कक्षा इस प्रकार से हो कि वहां लाइट ना आ रहे हो, हवा का बिल्कुल प्रवाह न हो एवं बैठना एवं शिक्षण कार्य करना दुरूह हो जाए। तो उसकी भरपूर व्यवस्था करना यही कक्षा कक्ष प्रबंधन का दूसरा मुख्य उद्देश्य है। एवं तीसरा उद्देश्य है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाया जाए एवं अधिगम स्तर को ऊंचा किया जाए। अर्थात कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान हम जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके अंदर जैसे शिक्षक किन शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षण कार्य कर रहा है, टीएलएम इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, वह सिर्फ लेक्चर के माध्यम से ही तो नहीं पढ़ा रहा है। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षण विधियां भी कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत मुख्य स्थान रखती हैं। तो हम बात करते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत वह कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं जो हमें करना चाहिए। उद्देश्य की चर्चा हो चुकी है एवं कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की हम चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है कि कक्षा कक्ष में जो बैठने की व्यवस्था है वह कुछ डिस्टर्बेंस आ गए थे, उसके लिए रिकॉर्डिंग को बंद करना पड़ा। तो हाँ, चर्चा हम कर रहे थे कि कक्षा कक्ष के अंतर्गत हमें कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। तो कक्षा कक्ष के अंतर्गत हमें बैठने की इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए कि वह लचीला हो। अर्थात टेबल कुर्सियों का इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाए कि आवश्यकता पड़ने पे उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पे रखा जा सके। एवं शिक्षण के दौरान यदि हमें कोई टीम बनानी हो कि एक टीम में 2 सदस्य होंगे तो 2 लोग बैठने की व्यवस्था की जा सके, या एक टीम में 2 से अधिक सदस्य बनाया जाए तो उनके बैठने की ही व्यवस्था हो जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत जो बैठने की व्यवस्था है वह लचीली होनी चाहिए एवं कक्षा में उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा हवादार हो, उसमें हवा की वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए एवं कक्षा का आकार बैठने वाले छात्र संख्या के अनुसार पर्याप्त हो, अर्थात बैठने की कमी न हो। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्रियों को इस प्रकार रखा जाए कि बच्चे उसको आसानी से देख सकें एवं उनका प्रयोग कर सकें। छात्रों द्वारा किए गए कार्य के प्रदर्शन के लिए स्थान निर्धारित हो। अर्थात कक्षा में कुछ ऐसे स्थान का निर्धारण कर देना चाहिए ताकि छात्र आवश्यकता पड़ने में अगर वो प्रदर्शन अपना करना चाहें तो वो प्रदर्शन कर सकें, जैसा कि हमारा राधा कृष्ण हॉल है।
एक आदर्श कक्षा में इस प्रकार से बैठने की व्यवस्था होना चाहिए कि बच्चे अर्थात छात्र अनुशासित रहें, कक्षा का परिवेश स्वच्छ हो एवं कक्षा कक्ष की जो दीवारें हैं, जो दीवारें होती हैं, उस पे पोस्टर इत्यादि लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विषय संबंधित या कोई सामाजिक संदेश देने के तात्पर्य से कोई पोस्टर या सूचनाएं लगाई जा सकें एवं कक्षा के प्रत्येक छात्र को इंटरेक्ट करने का मौका दिया जाना चाहिए एवं कक्षा कक्ष गतिविधियों में उनको शामिल करने का भरपूर अवसर उपलब्ध होने चाहिए। हम बात अक्सर सोचते हैं कि कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत हमको जो भौतिक प्रबंधन है सिर्फ वही करना चाहिए, लेकिन कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाले शिक्षण कौशल भी अत्यंत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शिक्षण कौशल जो हैं वह एक अध्यापक को कक्षा को पढ़ाने के लिए प्रभावी वेपन्स अर्थात हथियार कार्य करते हैं जो विद्यार्थियों में समुचित ज्ञान का प्रकाश पैदा करते हैं। हम आगे चर्चा करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। अक्सर ये देखा जाता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री को कुछ लोग इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि यह फिजूल में खर्च किया जाने वाला सामग्री है, जबकि ऐसा नहीं है। एक शिक्षण अधिगम सामग्री अर्थात टीएलएम बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाता है शिक्षण के लिए। यह शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाता है, आकर्षक बनाता है एवं गूढ़ अर्थों को स्पष्ट करने का एकदम सरल तरीका है। इसके द्वारा हम गूढ़ से गूढ़ विषयों को भी आसान एवं सरल तरीके से पढ़ा सकते हैं। हम गणित जैसे नीरस विषय को भी टीएलएम की सहायता से उसे आकर्षित एवं रसपूर्ण बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी ही रसपूर्ण एवं आनंदपूर्ण शिक्षण है। हम बात करते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्यों आवश्यक है। अक्सर ये होता है कि भाषा शिक्षण हेतु अध्यापक छोटी छोटी कहानियों, गीतों, कविताओं आदि की रचना करता है या पूर्व द्वारा रचित कविताओं आदि को पठन के द्वारा बच्चों को पढ़ाता है। हम टीएलएम के द्वारा ऐसे कहानियों, कविताओं आदि को चित्रात्मक रूप से टीएलएम के माध्यम से बच्चों को दिखाकर पढ़ाएं तो वो और भी इफेक्टिव होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न विषयों के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण अधिगम सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर भूगोल विषयों को पढ़ाना है तो भूगोल के लिए हमें मानचित्र, ग्लोब, भौतिक मानचित्र एवं राजनीतिक मानचित्र आदि की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसके द्वारा हम किसी देश या विश्व के नक्शे स्थान विशेष को आसानी से दर्शा सकते हैं एवं पढ़ा सकते हैं और इसको समझा भी सकते हैं। शब्द भंडार वृद्धि के लिए भी टीएलएम बहुत आवश्यक होते हैं। हम जो कठिन शब्द हैं उनको बना करके दीवारों पर लगा दें ताकि बच्चे उसको देखें, बार बार देखें, जितनी बार निगाह पड़े उतनी बार देखेंगे और इस प्रकार से वो स्वयं सीख सकेंगे। दीवारों पे अक्सर हम देखते हैं कि विद्यालय के प्रवेश द्वार पे लिखा होता है शिक्षार्थ आइए शिवार्थ जाइए। इसी प्रकार हम जो सूक्त वाक्य हैं उनको टीएलएम के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो हम यह पाते हैं कि एक टीएलएम विषय, सूक्ति, कठिन शब्द, मानचित्र एवं कठिन वाक्यों आदि को स्पष्ट करने का एक सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं लर्निंग कॉर्नर की।
लर्निंग कॉर्नर जैसा नाम से ही स्पष्ट है, लर्निंग मीन्स सीखना, कॉर्नर मीन्स कोना, मतलब पढ़ने का कोना। अर्थात विद्यालय में या कक्षा में ही वह एक कोने पे हमें कुछ स्थान, अर्थात कॉर्नर में ही कुछ स्थान में बच्चों के पढ़ने हेतु रोचक कहानी, गणित, TLM आदि वस्तुओं की व्यवस्था कर दें, ताकि बच्चे कक्षा में ही आराम से उस स्थान पे पढ़ सकें। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय। पुस्तकालय के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक ऐसा केंद्र होता है जहां पे पुस्तकों का संग्रह होता है एवं हम अपने पाठ्यक्रम संबंधित एवं बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनसे संबंधित किताबें आदि रखी होती हैं। सबसे मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए पाठ्य पुस्तक के लिए, पुस्तकालय के लिए, कि यह पुस्तकालय की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि जो विषय है उससे संबंधित संपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध हों एवं अगर कोई विद्यार्थी गरीब है तो वह पुस्तकालय के माध्यम से पढ़ सके। ऐसा हमारे प्राथमिक शिक्षा में तो मुफ्त में पुस्तकें वितरित की जाती हैं एवं छोटे बच्चे कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हमारे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मुफ्त में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं, जो एक बहुत ही अच्छा कार्य है, जिसके माध्यम से हर बालक के पास पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं और बालक उसके माध्यम से पढ़ता है। यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसको हमें दिल से प्रशंसा करनी चाहिए। अब संस्थान की बात करते हैं कि एक संस्थान है, विद्यालय में पुस्तकालय का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। अगर कोई बड़ा संस्थान है जैसे विश्वविद्यालय या फैकल्टी या इंस्टीट्यूट, तो उसमें डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए एवं उसकी देख रेख के लिए पूर्णकालिक लाइब्रेरियन की भी नियुक्ति होनी चाहिए और वह पुस्तकों को निर्धारित स्थान पे रखने, सुरक्षित रखने आदि में अपना पूर्ण रूप से योगदान दे। पुस्तकालय में कैटलॉग की व्यवस्था होनी चाहिए, पुस्तकालय में पुस्तकों को उचित रूप से रखने की अलमारी व्यवस्था होना चाहिए एवं पाठ्यक्रम से संबंधित संपूर्ण पुस्तकों का इंतजाम होना चाहिए। पुस्तकालय में वाचनालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां पे बच्चे पुस्तकें लेकर के जाएं एवं बैठ करके वाचन एवं अध्ययन कार्य करें। अगले बिंदु में हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तकों की। पाठ्य पुस्तकों का प्रबंधन। बात आती है कि पाठ्य पुस्तक निर्माण तो पाठ्य पुस्तक विशेषज्ञ लोग करते हैं, फिर पाठ्य पुस्तक प्रबंधन में एक संस्थान क्या काम है। यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पाठ्य पुस्तक प्रबंधन का कार्य होता है। हमें किसी दूसरे पे यह कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत यह भी ध्यान रखा जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। अर्थात एक पुस्तक जिस उद्देश्य से निर्माण की जा रही है वो अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु सक्षम है या नहीं है। अगर वो अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु सक्षम नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। एक पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए कि वह जिस कक्षा, जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही है वह उसको समझ में आए एवं उसके द्वारा वह शिक्षण कार्य कर सके, अर्थात वो सीख सके। अगर विद्यार्थी पुस्तक से सीख नहीं पा रहा है तो पाठ्य पुस्तक का कोई अर्थ नहीं है। पाठ्य पुस्तक प्रबंधन के अंतर्गत विशेष रूप से हमें ध्यान दिया जाता है कि पाठ्य पुस्तक में चित्र रंगीन हो, आकर्षक हो एवं वह अपने कंटेंट को स्पष्ट रूप से दर्शा रहे हों और पाठ्य पुस्तकों की जो भाषा है वह कठिन न हो। आम तौर पे बोली जाने वाली बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए।
बच्चों को सीखने को अवसर प्रदान करे तथा बच्चे उन पुस्तकों के द्वारा स्वमूल्यांकन भी कर सकें। तथा पुस्तकों में आप कुछ ऐसा खंड डालिए पाठ के अंत में या पुस्तक के अंत में कि बच्चे अभ्यास कार्य करके अपना स्वमूल्यांकन कर सकें। अर्थात पाठ्य पुस्तकों में जिज्ञासा का भी स्थान आप देखते होंगे कि अब पाठ्य पुस्तकों में पजल्स भी दिए जाते हैं, वो उसी के लिए दिए जाते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि पाठ्य पुस्तक रोचक हो एवं अपने पाठ्य संदर्भ को उपयुक्त रूप से दर्शा रहे हों। हम अपने बेसिक शिक्षा विभाग में पढ़ाई जा रही कुछ पुस्तकों में चर्चा करेंगे कि यह पुस्तकें किस प्रकार से बहुत ही उपयोगी हैं। हम बात करते हैं कि कक्षा 1 में कलरव, जिसके अंतर्गत भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन के कंटेंट हैं, एवं कलरव भाग 2 में समेकित पुस्तक भाषा, पर्यावरणीय अध्ययन है, गिनतारा गणित के लिए है, हमारा परिवेश पर्यावरण के लिए है, रेनबो अंग्रेजी के लिए है, संस्कृत व्यूसम संस्कृत भाषा के लिए है। ये कुछ मुख्य पुस्तकें हैं जो बेसिक में पढ़ाई जाती हैं तथा ये कक्षा के अनुसार ये कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6 एवं 8 के अनुसार कुछ नामों में परिवर्तन के साथ पढ़ाई जाती हैं। हम चर्चा में आगे चर्चा करते हैं कार्य पुस्तिकाएं। कार्य पुस्तिकाएं वो पुस्तिकाएं होती हैं जो बच्चों को कार्य करने हेतु बनाई जाती हैं। यह पुस्तिकाएं मुख्य रूप से बच्चों को अभ्यास कार्य के लिए एवं आउटपुट के लिए बनाई जाती हैं। इसके बनाने में कुछ मुख्य चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो यह है कि कार्य पुस्तिकाओं की जो सामग्री है वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तक कुछ और चीजों को बताए और कार्य पुस्तिकाएं किसी और के लिए बना दी जाएं। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कार्य पुस्तिकाएं पाठ्य पुस्तक के अनुरूप होनी चाहिए एवं इसमें आकर्षक चित्र एवं रोचक भाषा होनी चाहिए। कार्य पुस्तिकाओं को प्रारंभ में ऐसा बनना चाहिए कि वो चित्र शुरू में भरे जाएं एवं बाद में बच्चों को सवाल दिए जाएं। और इसके निर्माण में विशेष रूप से यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चे इन कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से स्वयं सीख सकें, न कि